नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं शबाब। दिन भर क्या घटा देश और दुनिया में खास हम आपको बताएंगे अगले आधे घंटे में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के साथ। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संभल के मामले पर बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस्लाम तो 1400 साल पहले आया है, हमारे पुराण 5000 साल पहले लिखे गए, उन पुराणों में भी संभल का उल्लेख है। वहाँ श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार होगा। 1526 में संभल में विष्णु जी का मंदिर तोड़ा गया। 1528 में अयोध्या में रामलला का मंदिर तोड़ा गया। जबरन कब्जा कर आस्था को रौंदना स्वीकार नहीं है और संभल में पूरी तैयारी चल रही है। हमारी एक एक इंच जमीन हम वापस लेंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में इन तमाम बातों का जिक्र किया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान सामने आया है। संभल को लेकर उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 1400 साल पहले इस्लाम आया है, लेकिन हमारे पुराण 5000 साल पहले लिखे गए और उन पुराणों में भी संभल का जिक्र है, उसका उल्लेख है। वहाँ पर श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार के बात कही गई है। निकिता हमारे साथ हमारी सहयोगी इसी खबर पर सीधे लखनऊ से जुड़ गई हैं। निकिता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान चारों ओर गूंज रहा है। साफ तौर से इसे देखा जाए तो एक नए तौर पर अब बातों को लेकर के राजनीतिक तौर पर भी चर्चा तेज हो गई है। निश्चित तौर पर शबाब, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं उसकी गूंज दूर तक जाती है और कहीं ना कहीं एक तीर से जो दो निशाने वाली बात है वो साफ हो जाती है। संभल को लेकर के अभी तक जो मामला है वो इतना ज्यादा गर्म है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक प्रोग्राम में मौजूद थे, कार्यक्रम में मौजूद थे, जहां उन्होंने कहा कि इस्लाम तो 1400 साल पर आया और लेकिन हमारा जो पुराण है वो 5000 साल पहले लिख दिए गए थे और उन पुराणों में भी संभल का उल्लेख है कि यहाँ श्री हरि विष्णु का जो 10वां अवतार है वो होगा। साथ ही साथ उन्होंने एक कंपैरिजन भी किया, जिस तरीके से 1526 की अगर बात करूं तो संभल में विष्णु जी का मंदिर तोड़ा गया और उसके ठीक 2 साल बाद 1528 की बात की जाए तो वहां पर अयोध्या में रामलला का मंदिर तोड़ा गया। इतना ज्यादा अत्याचार हुआ और जबरन किसी भी चीज पर अगर कोई कब्जा कर लेगा, आस्था को रौंदा जाएगा तो ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये साफ शब्द में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात की और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि संभल में पूरी तरीके से जो प्रिपरेशन है, तैयारी है वो चल रही है और ये जो जिस तरीके से जो जमीन है, हमारी एक एक इंच की जमीन है, उसको वापस लिया जाएगा। तो जिस तरीके से संभल को लेकर के अभी भी जो सियासत है, राजनीति है, वो गरमाई है। और अगर मैं बात करूं सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की, तो गलत नहीं होने देना है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो गरीब हो, किसी के साथ अन्याय हो रहा हो। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी नीति है और यही एक वजह है कि वो जो भी संबोधन करते हैं दूर दूर से लोग सुनने आते हैं और विपक्ष जिस तरीके से इनके संबोधन का खंडन करता है, कहीं ना कहीं इससे ये भी साफ है कि वो उनकी बौखलाई आवाज है जो ये सुन नहीं पाते हैं। तो जिस तरह से संभल को लेकर के आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया, कहीं ना कहीं समझने वाले जरूर समझ गए होंगे कि ये सारी जो नाइंसाफी है वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं होगी अब। ठीक है निकिता, बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। संभल से ही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर एक बड़ा फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद के बाहर सफ़ेदी कराने के आदेश दिए हैं, पेंटिंग कराने के आदेश दिए हैं। जस्टिस रोहित रंजन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनवाया है। फिलहाल 8 अप्रैल को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर है। संभल की शाही जामा मस्जिद की कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि मस्जिद की साफ सफाई, रंग रोगन का काम जो है वो होने की अनुमति दी जाए, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, लिहाजा इस महीने में रंगाई पुताई का काम होता है। उस समय एएसआई समेत 3 लोगों की 3 अलग अलग
डिपार्टमेंट्स के लोगों की एक कमेटी बना दी गई थी, जिसके बाद ये फैसला आया था कि जो साफ सफाई है उसका काम शाही जामा मस्जिद में पूरा किया जाएगा। इसी मामले में आज एक बार फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और जस्टिस रोहित रंजन की सिंगल बेंच ने वहां पर पुताई की बात का फैसला सुनाया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित श्रीवास्तव सीधे प्रयागराज से जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ कहा कोर्ट ने अपने फैसले में? जी बिल्कुल, आज का जो दिन था बहुत ही अहम दिन था कि संभल जामा मस्जिद में जिस तरह से हिंसा हुई, हिंसा के बाद लगातार वो सुर्खियों में रहा। उसके बाद जो है अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में मस्जिद जो कमेटी थी उसने रुख किया था, उसने मांग की थी कि वहाँ पे रंगाई पुताई के आदेश दिए जाए, क्योंकि एएसआई से उन्होंने दरखास्त लगाई थी लेकिन एएसआई ने उनकी सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने मांग की थी कि यहाँ पे साफ सफाई कराई जाए, वहाँ लाइटें लगवाई जाए और साथ ही उसकी रंगाई पुताई कराई जाए। तो जिसको लेकर एएसआई लगातार विरोध कर रहा था, वो मना कर रहा था कि अभी रंग रोगन सफाई और पुताई की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब ये मामला आया तो जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने पहली ही सुनवाई से साफ तौर से कहा कि एएसआई को आदेश दिया कि आप तत्काल जो है वहाँ पे साफ सफाई कराए और साथ ही जो रंग बिरंगी जो लाइटें से सुसज्जित कराए मस्जिद के, क्योंकि रमजान का जो महीना है वो इस समय चल रहा है और जो ज़्यादातर जो मुस्लिम है वो इसमें रोज़ा रखते हैं और नमाज अदा करते हैं। तो यहाँ पे साफ सफाई जरूर होनी चाहिए, वहाँ पे सुसज्जित लाइट लगवाई जाए। जिसके बाद एएसआई से रिपोर्ट मांगी थी कि आप तत्काल जो है वहाँ की यथास्थिति बताएं, क्या वो रंगाई पुताई की वहाँ आवश्यकता है या नहीं। इसको लेकर वहाँ पे एएसआई से रिपोर्ट मांगी। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में जब आज दाखिल किया तो उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि अगर ये रंगाई पुताई हम करते हैं, ये होगा तो यहाँ पे छेड़छाड़ हो सकती है। तो मस्जिद कमेटी जो है इसका विरोध किया और कही कि जब हम ना साफ सफाई करा रहे हैं, ना हम लाइट लगवा रहे हैं और ना हम पुताई करा सकते हैं, तो हम कैसे छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसी ग्राउंड को देखते हुए जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने तत्काल आदेश दिया कि एएसआई जो है अपनी निगरानी में जो बाहरी जो दीवार है ये मस्जिद की, उसको तत्काल उसको 1 हफ्ते के अंदर तो पुताई उसको सफ़ेदी कराए और सफ़ेदी करा के वहाँ पे पहले ही आदेश था कि वहाँ पे लाइट लगवाए और साफ़ सफाई कराए। उन सभी को करते हुए 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट जो है कोर्ट में मांगा है कि 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दे और साथ ही 8 अप्रैल को अब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। लेकिन ये जो अर्जी थी वो अब डिस्पोज ऑफ होगी। अब वर्शिप एक्ट जो है जिसके तहत जो है मुस्लिम पक्ष जो जामा मस्जिद और जो हिंदू पक्ष दोनों आमने सामने वहाँ चल रहे हैं उसमें अब सुनवाई। लेकिन आज का जो फैसला था वो मस्जिद कमेटी जो है वो जीत गई और वो उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली और बड़ी आदेश भी हुआ कि वहाँ पे तत्काल जो है साफ सफाई और पुताई करने का भी आदेश दे दिया। इससे मस्जिद कमेटी के जो लोग थे वो काफ़ी खुश थे कि माह रमजान के महीने में वहाँ पे साफ सफाई हो जाएगी और रंगाई पुताई भी वो हो जाएगी। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी खबर पर जो अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। होली के त्यौहार के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने भी सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने इस बात को लेकर कहा है कि होली और शुक्रवार का दिन एक दिन पड़ रहा है, लिहाजा अधिकारी खुद संवेदनशील इलाकों पर भ्रमण करें। त्योहारों के दौरान कोई नई परंपरा शुरू ना हो, इस बात के भी ख्याल रखा जाए। भीड़भाड़ वाले इलाकों की नियमित चेकिंग कराई जाए। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात रहे। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। होली और शुक्रवार की नमाज को लेकर के तमाम बयानबाजियां और तमाम तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं। अभिषेक हमारे साथ हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं लखनऊ से। अभिषेक, क्या कुछ कहा डीजीपी साहब ने, ब्रीफ में बताया हमारे दर्शकों को? बिल्कुल शबाब, जुमे की नमाज और होली का त्यौहार एक दिन है, लिहाजा किसी तरह से कोई भी संवेदनशील इलाका हो या फिर इस तरह का कोई स्पॉट जहां पर पहले मेरी आवाज आपको मिल रही है अभिषेक? उसे खासतौर पर चिन्हित किया गया है पूरे। जी शबाब। तो अभिषेक से हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, होली को लेकर के डीजीपी प्रशांत कुमार का ये सख्त निर्देश सामने आया है, जिसमें उन्होंने संवेदनशील स्थानों पर अधिकारियों के खुद भ्रमण करने की
बात कही है। उन्होंने कहा है कि त्योहारों के दौरान कोई नई परंपरा ना शुरू हो, इस बात का भी ध्यान अधिकारी रखें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर नियमित चेकिंग कराई जाए और इसके साथ ही साथ संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात रहे। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। डीजीपी प्रशांत कुमार के ये दिशा निर्देश हैं। अभिषेक हमारे साथ हमारे सहयोगी इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं। अभिषेक, अगर आपको मेरी आवाज़ मिल रही हो तो डीजीपी साहब ने किस तरीके से होली और शुक्रवार की नमाज को लेकर के दिशा निर्देश दिए हैं? डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि होली और जुमे की नमाज यानी जुमा एक दिन पड़ रहा है, लिहाजा किसी भी तरह से कोई रूमर मॉन्गरिंग, कोई अफवाह ना फैले, इसीलिए सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक अधिकारियों को तैनात होने के आदेश दिए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल के अलावा इस तरह के सेंसिटिव स्पॉट्स को पूरी तरह से चिन्हित किया गया है और वहां होलियारों के जुलूस को लेकर भी एक रूट डिसाइड किया गया है हर साल की तरह, और उस रूट पर पड़ने वाली कई ऐसे सेंसिटिव जिलों की मस्जिदें हैं जहां तिरपाल से भी ढका गया है। खासतौर पर सभी एडीजी जोन्स, आईजी और डीआईजीज को सभी जगहों पर तैनात होने के आदेश दिए गए हैं। उनसे कहा गया है कि वो खुद ग्राउंड पर रहकर एक एक चीज़ का ध्यान दें और ख़ासतौर पर इस तरह के सेंसिटिव स्पॉट्स पर अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। साथ ही साथ रूमर मॉन्गरिंग या अफवाहों को लेकर सोशल मीडिया पर भी यूपी पुलिस पैनी नज़र रखेगी। किसी तरह की कोई अफवाह फैलाने वाले पर या इस तरह के सोशल मीडिया के किसी भी पोस्ट पर पूरी तरह नज़र रखी जाएगी और साथ ही साथ हुड़दंग करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर भी उस दिन यूपी पुलिस की कई सारी टीम्स यानी इंटरसेप्टर व्हीकल्स हों या फिर ब्रेथ एनालाइजर्स के साथ पुलिसकर्मी ग्राउंड पर मौजूद रहने वाले हैं। लोगों की सुरक्षा और साथ ही साथ सौहार्दपूर्ण त्यौहार मनाया जाए, इस बात का संदेश डीजीपी प्रशांत कुमार देते नजर आए। और अभिषेक, जिस तरीके से डीजीपी साहब ने एक बात भी कही है कि त्योहारों के दौरान कोई नई परंपरा ना शुरू की जाए, इसके भी कई बारीक मायने हैं, क्योंकि कई जगहों पर बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही थी कि मुस्लिम समुदायों को इस जगह पर जाने की अनुमति नहीं होगी, वो इस जगह पर दुकान नहीं लगा सकेंगे। इस तरीके की भी जो लोग मांगे कर रहे थे लगातार तमाम धार्मिक संगठन से जुड़े हुए लोग, उनकी भी तमाम इन चीज़ों पर रोक लगेगी, अंकुश लगेगा और एक आपसी सौहार्द की जो एक परंपरा है वो बनी रहेगी। बिल्कुल शबाब, इस बात को पूरी तरह से आदेशित किया गया है कि किसी तरह की नई परंपरा जिसके मायने सीधे से हैं कि कोई भी नए तरीके का जुलूस, कोई भी नई तरीके की हुड़दंगी या फिर किसी नई तरीके का डीजे या इस तरह की कोई भी चीज़ इस बार या किसी बार की तरह जब अगर वो नहीं परंपरा अपनाई गई है या उस तरह की चीज़ें या कोई आयोजन नहीं हुआ है, वो इस बार भी परमिट नहीं किया जाएगा अनलेस एंड अनटिल अगर वो पहले या पिछले पूर्व सालों में अगर इस तरह कोई जुलूस निकला है या इस तरह कोई परंपरा हुई है, उसी को अनुमति दी जाए। जिला प्रशासन की तरफ से भी आदेशित किया गया और ख़ासतौर पर पुलिस की तरफ से भी किसी भी तरह किसी नई परंपरा को परमिट करने के आदेश नहीं दिए गए हैं। यानी कोई भी नए तरीके का कार्यक्रम या आयोजन इस तरह से किया जाए, इसको पूरी तरह मनाही है। जो परंपरागत तौर पर होलियारों के जो जुलूस या इस तरह के आयोजन होते रहे हैं वही होंगे, कोई नई तरीके के आयोजन नहीं किए जाएंगे। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नज़र बनाए रखिए खबर पर, आगे जो भी अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। बागपत से अगली खबर आपको बताएंगे, जहां पर एक मदरसे के भीतर पिटाई की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि मदरसे में नमाज न पढ़ने पर छात्रों की पिटाई की गई है। बिना नमाज पढ़े सोने पर मासूमों को पीटा गया है। मदरसे के कारी ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू की। थाना सिंघावली अहीर इलाके का ये मामला। तो बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर बागपत से, जहां पर मदरसे के बच्चों को पीटे जाने का मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बागपत से, जहां पर बिना नमाज पढ़े बच्चे सो गए, जिसके बाद उन्हें पीटे जाने का मामला सामने आया है। मदरसे के जो कारी हैं उन्होंने इस मामले की तहरीर पुलिस को दी है। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। थाना सिंघावली के अहीर इलाके का ये पूरा मामला है। बागपत से इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तो बागपत से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मदरसे के छात्रों को पीटे जाने की शिकायत तहरीर के आधार पर दी गई और पुलिस ने इस
इस मामले की जांच शुरू की है। जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसके मुताबिक बच्चों को बिना नमाज पढ़े सोने की सजा मिली। और अगली खबर मेरठ से आपको बताएंगे, जहां पर एनआईए और एटीएस की टीम ने एक घर पर दबिश दी और वहां पर लंबी पूछताछ की है, छापेमारी की है। मेरठ के खिवाई कस्बे की ये खबर है, जहां पर एनआईए और एटीएस ने छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान एक नाबालिग से लंबी पूछताछ की गई है। अब से 4 महीने पहले भी एटीएस ने इसी नाबालिग से पूछताछ की थी। नाबालिग का नाम फैजान बताया जाता है और इस पर पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप पर एक्टिविटी करने का आरोप है। कल देर शाम घंटों पूछताछ के बाद टीम लौटी। थाना सुरूरपुर क्षेत्र के खिवाई कस्बे का ये पूरा मामला है। तो मेरठ से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर खिवाई कस्बे में सुरूरपुर थाना इलाके के गांव में फैजान नाम के एक नाबालिग युवक से पुलिस ने, एटीएस ने, एनआईए ने लंबी पूछताछ की। पंकज पूरी खबर बता रहे हैं मेरठ से। पंकज, क्या है पूरी जानकारी? मेरठ के थाना जो सरूरपुर है उसका गांव है खिरवाई, और उसमें जो देर रात यानी कि एटीएस और एनआईए पहुंची थी, उन्होंने जो है कुछ नाबालिग बच्चों से पूछताछ की है। और वहीं पर एक जो फिलहाल एक और गांव का व्यक्ति था जिसको एनआईए ने 6 महीने पहले और अपने साथ लेके, यानी कि 6 महीने पहले एटीएस और एनआईए ने पहले भी यहाँ पर छापेमारी की थी और उसको यानी कि अपने साथ लेकर गई थी। और लगभग 3 घंटे उसे पूछताछ करने के बाद उसे दिल्ली से छोड़ दिया गया था। लेकिन 6 महीने बाद फिर जो है एटीएस देर रात मेरठ पहुंची थी और लगातार यानी कि कुछ नाबालिग से और एक यानी कि फरमान नाम का व्यक्ति है उससे जो है पूछताछ की गई थी। और पूछताछ यानी कि बराबर में यानी कि थाने के बराबर में ही एक चौकी है, चौकी में मिलाकर लगभग 1.5 घंटे से अधिक पूछताछ की गई थी। और उनको यानी कि परिवार को बुलाने के बाद उनको जो नाबालिग बच्चे थे उनके परिवार को देकर वो लोग चले गए थे। वहीं परिवार का कहना था कि कुछ पाकिस्तान से कुछ ग्रुप बनाए गए थे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, जिनमें खिरवा गाँव के कुछ युवाओं को, कुछ नाबालिग बच्चों को जोड़ा गया था। लेकिन अब से जब 6 महीने पहले एटीएस और एनआईए की यहाँ पर छापेमारी हुई थी, पूछताछ की गई थी, उसी के बाद जो वे ग्रुप डिलीट कर दिए गए थे। और उसी के बाद से यानी कि एनआईए ने एक युवक को अपने साथ यानी कि 6 महीने पहले लेके गई थी और उनसे पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया गया था। लेकिन अब फिर 6 महीने बाद देर रात एटीएस और एनआईए खिरवाई गांव में पहुंची थी। हालांकि जो फरमान नाम का व्यक्ति है, जब सबसे पहले उसके घर पर पहुंची तो वो अपने घर से फरार था। हालांकि उसके परिवार से उस बारे में जानकारी लेने की जो एटीएस ने जो है कोशिश की, लेकिन उसके परिवार का कहना था कि जो फिलहाल फरमान है वो अपने घर से यानी कि कहीं रिश्तेदारी में गया हुआ है। लेकिन लगभग 1.5 घंटे से ज्यादा की पूछताछ दोनों टीमों ने अलग अलग बैठाकर की है। और जो नाबालिग हैं उनके जो फोन है वो भी उन्होंने जो है गहनता से उनकी फोनों की जांच की है। और उसके बाद वहाँ की जो लोकल पुलिस थी और जो गांव के यानी कि जो नाबालिग के जो बच्चे थे उनके परिवार के लोगों को बुलाकर उनकी जो है कस्टडी में उनको दे दिया गया था। जी ठीक है पंकज, बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। आप नजर बना रखिए खबर पर, आगे जो भी अपडेट्स रहेंगी फिर आपके पास लौटेंगे। कुशीनगर से अगली खबर आपको बताएंगे, जहां पर लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। यहां पर मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर एक महिला के साथ शादी की है और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया है। युवती को लेकर वो फरार हो गया है। गायब लड़की के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी गई है। कुशीनगर का ये मामला है जहां पर लव जिहाद की एक घटना सामने आई है। मुस्लिम युवक ने हिंदू बनकर युवती को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद वो लड़की को लेकर फरार हो गया। गायब लड़की के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी। तो कुशीनगर की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक मुस्लिम युवक ने अपना नाम बदलकर एक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया। उसके बाद वो लड़की को लेकर फरार हो गया। मामले का खुलासा जब लड़की के घर वालों को हुआ तो उनके भी हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में लड़की के घर वालों ने जब पूरे मामले की पड़ताल की तो मालूम ये पड़ा कि लड़का मुसलमान है और उसने अपना नाम बदलकर, अपना धर्म छिपाकर लड़की के साथ प्यार का नाटक किया और अब वो उसको लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है।
मनीष कुशीनगर से हमारे सहयोगी सीधे जुड़ गए। मनीष, क्या है पूरी डिटेल? जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला कुशीनगर के नेबुआ औरंगिया थाना क्षेत्र का है, जहां पे एक मुस्लिम युवक ने अपना नाम बदल के अपनी पहचान छुपाकर एक हिंदू युवक को अपने प्रेम जाल में फंसाया तथा उसे बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। यह एक लव जिहाद का मामला आया, जिसमें जब इस बात की पता परिजनों को चली तो उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर और सभी सक्षम अधिकारियों से गुहार लगाते हुए अपनी बेटी को बचाने की अपील की है। पीड़ित मां ने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई है कि वो उनकी बेटी को वापस दिला दे। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। हालांकि आरोपी युवक उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद का रहने वाला है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ठीक है मनीष, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी खबर पर जो अपडेट्स रहेंगे फिर आपके पास लौटेंगे। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।